हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर या तुम बोल सकते हो पार्ट 2 आया हुआ है। और इसमें जैसा कि हमने आधा सिलेबस कर चुका हूँ, फिर उसके बाद आधे सिलेबस बचे हुए हैं। अब आज ये पीरियोडिसिटी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा फुल्ली तरीके से, फुल्ली जोश के साथ। वही एनसीईआरटी चलेगा, वही सब कुछ चलेगा। बस क्या करना है, जिस तरह तुमने इससे पहले वाले लेक्चर में एकदम बढ़िया से शांति से कंसंट्रेशन होते देखा था, बस वही चीज इस वीडियो में भी करना है। आप तो पूरा अपना समय देना है और बढ़िया से पढ़ाई करना और समझना है। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ सर, ये तो हमें मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब बेटा, पीरियोडिसिटी का वन शॉट तो मैंने बोला था, नहीं हो पाया, मैं बोला हूँ, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदगी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन बेटा, अब की बात मतलब ये लास्ट वीडियो होने जा रहा है पीरियोडिसिटी। फिर उसके बाद कल ही आप तो स्टार्ट हो जाएगा ऑर्डिनेट में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, ठीक है बच्चों। हाँ सर, इतना तो आपने वादा किया है तो आपने करेंगे भी तो, क्योंकि आपका वादा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बात तो सही है आपने बोली। सुनो, फिर उसके बाद पीरियोडिसिटी में हर एक चीज़, अभी मैंने एक चीज़ मुझे याद है जो कि मैंने बोला था कि तुम्हें मैं वीडियो पे मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा वो वाली चीज़, जितना वो वाला मतलब उधर का एक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्लॉक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, वो मैं बोर्ड पे बनाया हूँ। वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है। हाँ सर, वो बात तो ठीक है। अब पीरियोडिसिटी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर बच्चों। और और लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम मतलब समझ रहे हो, 7 मई है। 7 मई से पहले हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया रिवाइज करना है बच्चों। समय कम है, रियलिटी बात समझो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। मन ला दो, जी ला दो, एकदम जिजर ला दो, पूरा हर चीज अपना दे दो यार। 3 महीने दे दो। अब तुम्हारे पास 1 महीने भी नहीं बचा है। मैंने 3 महीने से बोला है कि भाई दे दे, अब दे दे, अब दे दे, अब दे दे, आज से दे दे, कल से दे दे। लेकिन भाई अगर अब नहीं दो दे तो तभी नहीं देने पाओगे। दे दे, समय है ना, समय है, दे दे, एकदम मेहनत कर दे, जीव जान ला दे, ठीक है। हाँ, आ रहे ना अपने सिलेबस पे। हाँ सर, ये तो हम अपने सिलेबस पे आ रहे, ठीक है। चलो, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। हाँ चलो, पहला क्लासिफिकेशन सर मेटल एंड नॉन मेटल पे हुआ। चलो, फर्स्ट किसने दिया था, डोबे राइनर ने। कितने सन में, 1800 सन में। कितने एलिमेंट तक, सर जो है वो 31 एलिमेंट तक दिए थे डोबे राइनर, ठीक है। फिर उसके बाद किसने भैया, किसने सिलेंड्रिकल वो दिया था, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल। सर वो तो AEB चैन चटोरिस्ट थे। अच्छा, फिर चलो, फिर उसके बाद कौन आया भाई, म्यूजिकल म्यूजिकल पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, न्यूलैंड ने। अच्छा चलो, फिर उसके बाद जो न्यूलैंड तो किस सोसाइटी ने मेडल दिया, रॉयल सोसाइटी। कहाँ की थी, लंदन की थी। कौन सा मेडल दिया, डेवी मेडल। किस सन में दिया, 1887 में, 1887 में। चलो, मेंडलीव के बाद कौन आया था, लूथर मेयर। किस सन में दिए थे, 1830 से लेकर 1895। लॉज ऑफ ट्रेड क्या बोलता है, पहला और तीसरा एलिमेंट दूसरे के एवरेज के बराबर हो जा, दूसरे के मास मास एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर हो जा। लेकिन इनका इनका जो मतलब ये लॉज ऑफ ट्रेड था, ज़्यादा एलिमेंट तक नहीं चला, फ्यू एलिमेंट तक चला, ठीक है। हाँ सर, क्या क्या न्यूलैंड लॉ ऑफ फोर्टेट एटॉमिक नंबर 20 तक चला या एटॉमिक मास 40 तक चला। सर एटॉमिक नंबर 20 तक चला और एटॉमिक मास 40, मतलब दोनों सही बोले हैं। कैल्शियम का जो थी एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता। भैया ये बताओ, जब न्यूलैंड लॉ ऑफ फोर्टेट था, न्यूलैंड लॉ ऑफ फोर्टेट जब दिए थे, क्या उन्होंने एटॉमिक नंबर पे दिए थे, नहीं सर, एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक नंबर तुम कैसे बोल सकते हो उस समय एटॉमिक नंबर हो रहा, और एटॉमिक नंबर 20 होता है तो उस समय भैया एटॉमिक मास के बेस पे दिया गया है। तो भैया क्या तुम्हें सही बोलना ये सही है कि एटॉमिक नंबर 20 तक दिए है कि एटॉमिक मास बोलना सही है। सर एटॉमिक मास बोलना सही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के जरिए पे दिए, ना कि एटॉमिक नंबर के जरिए पे दिए। इसलिए उस समय मैं क्या बोलूँ, एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास बोलिए, ठीक है, समझ में। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। चलो अब हम अपने सिलेबस पे आते हैं ना।
ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। 118 का नाम बताया भाई, 118 अन ऑर्टेनियम। चलो ठीक है। एक मिनट हो जाओ। कहाँ पे था? यहाँ पे हमने छोड़ा था। हाँ सर, आपने यस ब्लॉक पे मतलब यस ब्लॉक स्टार्ट करना था। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बोल दिया था, अब मैं फिर से हटा दे रहा हूँ ये सारी चीज़। एक मिनट समय देना। यस ब्लॉक बोले दी ध्रुव, दी एलिमेंट ऑफ ध्रुव फर्स्ट एल्टली मेटल। ध्रुव फर्स्ट मतलब यस ब्लॉक से पहले ध्रुव तो क्या नाम लिया गया? एल्टली मेटल। और वहीं 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 ध्रुव यस ब्लॉक ध्रुव सेकंड का नाम क्या था? एल्टलाइन अर्थ मेटल। ये अर्थ तरस्ट में मिलते हैं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ भैया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साहब कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैंने क्या बोल दिया भाई, बहुत बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने कि भैया जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो मेरे अर्थ तरस्ट पे भी पाया जाता है। इसीलिए दे रहा हूँ भैया, अर्थ तरस्ट होता है, अर्थ तरस्ट होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। बोला है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। ठीक है, हाँ सर वो तो मुझे मालूम है। हाँ भैया मालूम है, वो मुझे भी मालूम है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। बोला है जो कि किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? यस ब्लॉक, यस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? दी और ऑल रिएक्टिव मेटल मतलब यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं भैया, क्या बोल दिया बातों ने? क्या बोल दिया? जितने भी यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्या मैंने बोल दिया? जितने भी यस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या मैंने बोला? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, लेकिन उनके पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, क्या मैंने बोला? जो उनके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। क्या मैंने बोल दिया? रिएक्टिव मेटल मतलब जितने भी यस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। ठीक है, हाँ सर इतना तो मालूम पड़ जाए। फिर बोला द लूज ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेयरली ऑफ द +1। मतलब बोल रहे हैं भाई, बोल क्या रहा है अब भाई, बोल क्या रहा है? ये बात मुझे समझाइए सर, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं समझाने के लिए बनाऊँ ना। हाँ, अब इसके बाद बोल दिया जाए तो ये क्या बोल रहा है? ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई क्या नाम है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ। अच्छा सर बात कर दी जाए, चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। हमने एल्कली मेटल की बात कर दिया जाए, एम लिख दे रहा हूँ, एल्कली मेटल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा? NS1। हाँ ये तो मुझे मालूम है NS1 होता है। तो भाई NS1 तुम्हें मालूम है, लेकिन ये बात तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैया ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो इमिट कर सकता है। सर इमिट मतलब आपने क्या बोल दिया? इमिट मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दे, इमिट मतलब निकालना होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इमिट कर दे या निकाल दे तो उसे कौन सा वो मतलब ये फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा? नोबेल गैस के पास पहुंच जाएगा। हाँ सर पहले देखो, पहले क्या बोला है? बोला है दी लूज ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भैया यस के पास 1 है ना, रेडली टू फॉर्म +1 आयन। और इसका क्या कौन सा आयन बन जाएगा भाई? जब ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा तो ये कौन से आयन पे पहुंच जाएगा? +1 आयन के पास पहुंच जाएगा। क्या चौसठ नहीं, यही तो बोला है NCERT। अब वहीं पे बोला है देखो, एल्कली मेटल के केस में हमने क्या पढ़ा? +1 लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल
अल्कलाइन अर्थ मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर तुमसे बात कर दी जाए सर मुझे नहीं समझ में आया सच्चे में। अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर यहाँ पे अगर बात कर दी जाए तो भैया अल्कलाइन अर्थ मेटल AEM लिख दे? नहीं सर एकदम लिख दीजिए, कोई शक नहीं। ठीक है लिख दिए, हाँ लिख दिए। अब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है NS2। तो ये तो नहीं सर, ये तो मुझे मालूम था। हाँ तुम्हें मालूम था, ये मुझे भी मालूम था। अरे सर आप कैसे मन पढ़ लेते हैं, मैं बाबा हूँ। अरे सर आप मजाक कर दिए 250, नहीं तो नहीं, नहीं तो मजाक होना चाहिए। अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है सर, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। क्यों? क्यों इसके पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन है कि 1 इलेक्ट्रॉन है? भाई साहब इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सर कहाँ, मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं दिखाता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। अरे अच्छा हो जाए, एक मिनट रुको। हाँ इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा भाई। तो 8 इलेक्ट्रॉन इमिट किया तो NS1 हो गया। हाँ अभी भी तो 8 इलेक्ट्रॉन बचा है, 8 इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा या 8 इलेक्ट्रॉन निकल देगा, तब ये नोबेल गैस में पहुंच जाएगा कि नहीं? तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल देगा तो NS 0 हो जाएगा। हाँ सर NS 0 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा, ऊपर क्या पढ़े, जितना इलेक्ट्रॉन अपना लूज चल दे, जितना इलेक्ट्रॉन अपना लूज चलते उतना ही आयन बनता है। जो एल्कली मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया कितना, 8 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, तो इसका जो आयन बनाया वो +1 बनाया। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कितना अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, तो उसका उसका जो आयंस है वो कितना बना, +2 बना। +2 किस में मिला, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और +1 किस में मिला, एल्कली मेटल। ठीक है तो मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे उतना ही चार्ज बनेगा। हाँ सर अब तो समझ में आ गया, कोई शक नहीं सर, अब तो कोई शक नहीं है। अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो। ठीक है ये बात इतना समझ। दी मेटेलिक कैरेक्टर, दी मेटेलिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो जितनी चीज तुम पढ़ रहे हो अभी तुम पूरे आगे जाते P ब्लॉक पढ़ोगे, S ब्लॉक पढ़ोगे, D ब्लॉक पढ़ोगे, जितनी भी ब्लॉक पढ़ोगे उसमें ये सारी चीज लगेगा। दी मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो टू, एज वी गो डाउन दी ग्रुप। मतलब बोल क्या रहे हैं साहब, बोल क्या रहे हैं साहब, ये आप मुझे समझाइए तब मैं मानूं कि हाँ आप बड़े होनहार टीचर हैं। अरे यार मजाक कर दिए, कोई नहीं, मैं टेस्ट लिए बैठा हूँ सर आप समझाने के लिए। चलो है हमने अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ रहा, मेटेलिक कैरेक्टर, क्या नहीं बढ़ेगा। अब रुक जाओ रुक जाओ मैं बताता हूँ, थोड़ी तुम यहाँ पे जाओ। ऊपर से नीचे जब आओगे, मतलब ऊपर से नीचे, कॉन्सेप्ट देख लो भाई, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कोई भी हो थोड़ी देख लो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है हाँ मैं बोल रहा हूँ जब ऊपर से नीचे आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, वो बोल क्या सकता हूँ कि ये ऊपर है, ऊपर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाई टू लो, यच लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लो यल लिख दे रहा हूँ। लेकिन लेकिन अब रुक जाओ, अब रुक जाओ थोड़ी और। हाँ सर हम रुके हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अरे यार ये मैं भूल जाऊँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अब क्या होता है देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं। तो जो यार क्या हो गया, हाँ चलो कोई नहीं। अब देखो क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता होता है। सर ये जेड इफेक्टिव क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी आगे ये सारा टर्म आएगा, मैं तो अभी तुम्हें एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी आगे पूरा मैं ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही। अच्छा ये बता दिया जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जब लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो बढ़ता है कि घटता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। हाँ सर उसकी बात तो ठीक हो गया। सर ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, मतलब अगर बात कर दी जाए भाई इस साइड की बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सर ये बता दीजिए एसिडिक प्रॉपर्टी, जो
हाँ सुनो, फिर ऊपर से नीचे आओ। अब ऊपर से नीचे आते हैं। रुको, अभी दो चीज और बचा है यार, रुको। साइज जो होती है, साइज, एटॉमिक साइज, वो बढ़ती है कि घटती है? सर बढ़ती है। गलत, घटती है। साइज कम होती है, साइज घटती है। चलो ठीक है, साइज छोटी हो जाए। अब ये बता दिया जाए, अब तो एक चीज बचा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? सर घटता है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अच्छा, चलो फिर और कोई चीज बचा है? इतनी चीज मैंने नोट करवाया है, तो ये सारी चीज तुमने नोट कर लो उसी किनारे, ठीक है? हाँ सर, मैंने नोट कर लिया। अब टॉप टू बॉटम। अच्छा, मैं क्या गलत लिखा हूँ ना? मैंने कहीं गलत किया है? पूछो क्या, पूछो क्या? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं सही लिखा हूँ। एक हिसाब से मैं अब गलत सोचा हूँ। सर क्या आपने गलत सोचा? तो इसे हटाओ यार, हाई टू लो नहीं लिखो, टॉप टू बॉटम लिखो, ये बेस्ट है। मैंने, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था ना, इसलिए मैंने टॉप टू बॉटम करवा दिया, ठीक है? रुक जाओ। एक मिनट, हाँ तभी तो मैं भी सोचा हूँ क्या हो गया। एक मिनट तो जाओ। हम्म, ये लिखो बॉटम और ये लिखो टॉप। इसे हाई हटाओ, ठीक है? इसे टॉप लिखो। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो भैया नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं कि नहीं भाई? नहीं सर, नंबर ऑफ सेल चाहे बढ़ेंगी? नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, एन ऑफ सेल बढ़ेगी। अच्छा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो साइज क्या बढ़ता है कि घटता है? साइज मतलब एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या रेडियस बढ़ेगी? हाँ सर, रेडियस बढ़ेगा। अच्छा चलो, रेडियस बढ़ेगा। क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है कि घटती है? सर बढ़ती है। अच्छा चलो ठीक है। क्या शेल्डन इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? शेल्डन इफेक्ट घटेगा, ठीक है? चलो, शेल्डन इफेक्ट क्या होता है सर, ये बताइए। चलो ठीक है, मैं अभी सब बताऊंगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? सर घटेगी, जब ऊपर से नीचे आएंगे। फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा ये चीज तुमने नोट कर लो कहीं कॉपी में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज घटती है। और भाई तुम लोग के हिसाब से मैं एकदम सही बोला हूँ, ये मेटेलिक कैरेक्टर है भाई। जो गंदे इंसान होंगे वो गलत तरीके का उपयोग कर सकते हैं भाई। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक कैरेक्टर है भाई, कृपया करके हर चीज़ सही वे में सोचा तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं हर चीज का डबल मीनिंग निकालते हैं। बच्चों ये समय डबल मीनिंग का नहीं है बच्चों, तुम्हारी लाइफ का है, करियर का है, डैट तुम समझो ये बात। तुम दो मीनिंग निकालते, चार मीनिंग निकालते, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मीनिंग तो मीनिंग बना रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ बन रही, तुमने डॉक्टर बन जाए, समझो बहुत बड़े एहसान हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गर्व करेंगे। ये तुम्हारे पास समय है। अभी पास तुम्हारे पास ये नहीं समय है कि तुम गलत चीज का, कोई चीज का गलत उपयोग करो बेटा। समय पढ़ो, ठीक है? मन लगा पढ़ो, ठीक है? हाँ, ये इतना चीज मैंने बताया, वो सारी चीज नोट कर लो, ठीक है? हाँ सर, आप पढ़ाइए, अब मजा आएगा। चलो, अब इतना समझ में आ गया कि भैया 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 आप सुनो थोड़ी, मैं यहाँ पे आओ। डी, हटो 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 तुम। हाँ, डी मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है भाई, इंक्रीज करती है एच बी ड्रो डाउन डी ग्रुप। भाई 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 तुम हटो। ले तुम देखो देखो देखो, मैंने तो गलत किया क्या? मुझे लग रहा है मेटेलिक कैरेक्टर। हम्म हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों उल्टा कर दियो ना। मेटेलिक कैरेक्टर भाई सीधा करो यार।
मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो मुझसे भी गलती होती है भाई, कोई इशू नहीं, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे। अच्छा मैंने सही लिखा था ना, एक बार देखो, मैंने अभी ध्यान दिया, 1 मिनट हो जाओ, मैंने सही किया था यार, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ मेटेलिक कैरेक्टर घटता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मैंने इसे ऊपर से नीचे समझ लिया, ये तो मैंने टॉप टू बॉटम लिखा है यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ इतनी देर से। मैंने सही लिखा है यार, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं भाई, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब ये सारी चीज हम टॉप से लेके बॉटम तक हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं भाई बता दें, टॉप से लेके बॉटम की तरफ कर रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और ये क्या है भाई, और ये क्या है, आयोनाइजेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और ये क्या है भाई, ठीक है। हाँ शेल्डन इफेक्ट कम हो रहा, शेल्डन इफेक्ट है, शेल्डन इफेक्ट कम हो रहा, ठीक है। तो ये चीज तुम लिख लो यार कहीं एक टॉपिक में, ठीक है। हाँ तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या भाई कि क्या नाम है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब रिएक्टिविटी बढ़ती है और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्या तुम्हें दिखता? हाँ सर ये बात तो दिखता, लेकिन अभी कोई प्रूफ नहीं मिला मुझे कि जो मुझे जानना है। हाँ मुझे मालूम है तुम लोग के दिमाग में चला हो रहा क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अभी वो सारी चीज तुम्हें दूर हो जाए। बिकॉज ऑफ दी हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी क्यों है आप देखो बता रहा, दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर, क्योंकि ये प्योर नेचर में कभी फाउंड नहीं होता, कभी पाया नहीं जाता है प्योर नेचर में। और द कंपाउंड ऑफ यस ब्लॉट एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिथियम एंड बेरिलियम। देखो यस ब्लॉट में मैं बोला हूँ एक एक्सेप्शन होता है, लिथियम होते हैं और एक बेरिलियम। सर आपने तो 2 बता दिया। देखो जो लिथियम होता है और बेरिलियम होता है ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होते हैं। लेकिन भैया एल्कलाइन अर्थ मेटल समझे हो? नहीं सर नहीं समझे हम तो, ध्रुव सेकंड। ये जो बेरिलियम होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है भाई, एम्फोटेरिक, AMPHO, एम्फोटेरिक। सर थोड़ा जगह नहीं है भाई, चलो ठीक है मैं कहीं और एडजस्ट करता हूँ। हाँ ये जो होता है एम्फोटेरिक, AMPHO टेरिट, TRICIC, एम्फोटेरिट इन नेचर होता है। जो बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिट इन नेचर होता है, इसलिए जो ध्रुव सेकंड में होता है ये बेरिलियम कॉन्क्लूड नहीं होता है। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम नहीं पाया जाता है, बेरिलियम नहीं पाया जाता है। यस ब्लॉट का मेंबर हो रहा है तो बेरिलियम, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम नहीं पाया जाता है। लेकिन जो ध्रुव सेकंड है उसका नाम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब हमारे ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड में भी पाया जाए एज वेल एज अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाए, इसलिए नाम रखा गया एल्कलाइन मतलब भैया हमारे ऑक्साइड बनाए, और अर्थ क्रस्ट इसलिए लगाया जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाए, तो इसलिए इसका नाम रखा गया एल्कलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल, ठीक है। और अच्छा तुम्हें इतना मालूम पड़ेगा प्योर मेटल किस में पाए जाते हैं? सर पी ब्लॉक में नहीं। अरे यार तुमने क्या पढ़ा, एल्कलाइन मेटल, लास्ट में क्या रहा, मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या रहा, मेटल। तो भाई सबसे ज्यादा मेटल कहाँ पाया जा रहा होता है? यस ब्लॉक में, समझे? हाँ सर अब समझ में आ गया। दी पी ब्लॉक एलिमेंट, अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर दी जाए साहब। बोला पी ब्लॉक एलिमेंट कंपेयर दोज ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ ध्रुव 13 टू ध्रुव 18, 13 से लेके 18 तक जो होगा सब पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। 13 का मतलब ध्रुव 13 का ध्रुव का नाम क्या होगा, बोरान। 14 का क्या होगा भाई, कार्बन फैमिली, कार्बन सॉरी 15 का क्या होगा,
नाइट्रोजन फैमिली। 16 का क्या हो जा, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। 17 का सॉरी 16 का ऑक्सीजन फैमिली है, उसे बोलते हैं टैल्टलोजन फैमिली, टैल्टलोजन फैमिली। फिर हमारा क्या हो रहा है 17 तो क्या बोलते हैं हैलोजन फैमिली, जो कि हैलोजन ग्रुप होता है। अच्छा 18 ग्रुप क्या होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है नोबेल गैस, नोबेल गैस ग्रुप नंबर 18 होता है। फिर से याद करो ग्रुप नंबर 13 कौन सी फैमिली पाई जाती है बोरॉन, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 16 नाइट्रोजन फैमिली, जो कि दूसरा नाम क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 17 अरे क्या हुआ ग्रुप 15 नाइट्रोजन, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, उसका दूसरा नाम टैल्टलोजन फैमिली, टैल्टलोजन फैमिली। ग्रुप 17 का नाम क्या हैलोजन फैमिली, ग्रुप 18 का नाम क्या हो गया इनर्ट गैस या तो नोबेल गैस बोलते हैं। क्या बात समझ में आई, ग्रुप का नाम याद हो जाए 13 से लेके 18 तक, हाँ सर याद हो गया है। अब बोल रहे हैं टूगेदर विद द यस ब्लॉक एलिमेंट, अब बोल रहे हैं साथ में यस ब्लॉक एलिमेंट आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात बोला है। पी ब्लॉक की बात कर दी जाए, पी ब्लॉक के साथ साथ, मैंने क्या बोला पी ब्लॉक के साथ साथ यस ब्लॉक एलिमेंट को भी क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब पी ब्लॉक और यस ब्लॉक को क्या नाम दे दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या तो क्या नाम दे दिया मेन ग्रुप एलिमेंट। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैरी ऑफ द NH2 NH1 और NH2 NP से कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हें मालूम हो जा कि भैया 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 जो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अरे यार नहीं समझ में आया, नहीं सर मुझे तो नहीं समझ में आया, और मुझे समझाइए आप। ठीक है मैं समझा रहा हूँ भाई पी ब्लॉक कितने भाई और रूम बनते हैं, कितने खाने बनते हैं सर, इसमें तो 10 खाने बनते हैं। नहीं भैया नहीं, जो पी ब्लॉक होता है उसमें 3 खाने बनते हैं, 3 रूम बनते हैं, और हर एक रूम के अंदर, हर एक रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर एक रूम के अंदर रहेंगे। हाँ ये तो बात समझ में आ रही। तो कैसे आप मुझे ये बताइए कैसे, मतलब 1s2 ये नहीं समझा। अच्छा इसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा भैया, जनरल फार्मूला बनेगा क्यों भाई यस यस मतलब कितने होते हैं, यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो NH2 और भैया सुनो यार मैं बताऊंगा हर एक चीज सर, ये तो अंधा हो गया, मतलब दिख ही नहीं रहा कहाँ गया यन, कोई नहीं मैं बैठा हूँ कोई नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है NH2 है, ये NH2 है भैया, इतना पहचान हो ना NH2 है, हाँ सर ये तो समझ है। और P1 में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन भैया स्टार्टिंग कितने से होती है 1 से, और कहाँ तक जा सकते हैं NP1 से NP6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। पी ब्लॉक पे पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो NP मतलब NH2 यस में 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये तो पूरा हुआ, और NP में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की है, मैंने इलेक्ट्रॉन मतलब 8 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखा तो वो चीज़ मैं दोबारा लिख दूं, हाँ सर आप एक बार लिख दीजिए। NS2 हो जाएगा NP1 से लेते 6 तक, ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा भाई पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। क्या मैंने बोल दिया नहीं सर मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने ये बोला कि जनरल फार्मूला क्या हो जाए NH2 यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और P में 8 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, हाँ ये बात तो आप समझ में आ ही गई होगी। अच्छा चलो ठीक है अब देख लेते हैं। देखो
क्या बोला है, दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोल क्या रहा भाई, देख लो, बोल क्या रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि NH2 NP1, मतलब मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है NH2 NP1, और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है NH2 NP6। हाँ सर, ये बात तो अब हमें समझ में आ गई। अब बोल क्या रहा है, भाई, बोल क्या रहा है, ये भी देखो। बोला एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट। मैंने क्या बोल दिया था जब मैंने बोला ग्रुप 18 का पीरियड नंबर या ग्रुप नेम क्या होता है, नोबल गैस। तो मतलब बोल रहे हैं NH2 NP6, मतलब NH2 NP6 जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा वो कौन सा हो रहा भाई। हमेशा एक बात और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, हमेशा ये बात और तुम यहाँ पे गांठ बांध लो, तभी तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि तो कभी भी स्टेबिलिटी की बात कर दिया जाए, किसकी बात मैं बोल दिया साहब, पी ब्लॉट में स्टेबिलिटी की बात कर दी जाए, पी क्या, तुम कोई भी ऑर्बिटल ले लो, हाँ सर, कोई भी ऑर्बिटल ले लिया। जैसे कि मैं बात बता रहा हूँ भाई, 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, क्या समझ में आया? नहीं सर, ये तो अभी तो हमें पल्ले नहीं पड़ा। 8 इलेक्ट्रॉन ये बात पल्ले पड़ा। हाँ, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता था, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितना अभी अपने ऑर्बिटल में रखा, 3 इलेक्ट्रॉन रखा है। और कभी भी 6 का आधा कितना हुआ, 3, 6 का आधा 3 होता है। अच्छा सर, मुझे तो मालूम ही नहीं 6 का आधा 3 होता, 3 का होता है यार, मजाक कर रहे हो क्या? बात तुमने क्या कैसा मजाक कर दिया? नहीं सर, मुझे आता है, चलो ठीक है। चलो, हमेशा कभी भी अब देखो, यहाँ पे मैं फिर 8 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, पहले एक बात सुनो, ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर सकते हैं, हाँ ये बात हम भी जाए, उसका आधा 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या मैं बोल सकता हूँ, हाफ फील्ड है। मतलब भैया फुल फील्ड कितने हैं, फुल फील्ड कितने पूरे भरे जा सकते हैं, 6 भरे जाते हैं, इसलिए बोलते हैं फुल फील्ड। हाँ, ये बात तो समझ में आ गया, फुल फील्ड बोलेंगे इसे, हाफ फील्ड बोलेंगे। हाँ, और देखो एकदम इम्पोर्टेंट बात बोल दूं, हाँ बोल दीजिए सर, अब इतना क्या सस्पेंस रख रहे हैं। हमेशा हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो, उनकी स्टेबिलिटी, क्या मैंने बोल दिया, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब स्टेबिलिटी इन दोनों की सबसे ज़्यादा होती है। क्या मैंने बोला, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मोर होती है। मतलब बात कर दी जाए साहब, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक की मैंने बात किया, पी ब्लॉक के मतलब पी ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहे और 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तब क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। और जब हमारे पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब कौन सी फील्ड रहेगी, फुल फील्ड रहेगी। तो इनकी स्टेबिलिटी, क्या मैंने बोला, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है भैया, ये बात तो मैं और अच्छे से समझ भाई, गांठ बांध लेना, ये बात एकदम गांठ बांध लेना। ये डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। लेकिन जब उसका 10 का आधा कितना, 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। NH2 यस ब्लॉक कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ गया मुझे भाई, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, मतलब आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, एट द एंड ऑफ द पीरियड इन नोबेल गैस, मतलब पीरियड की बात कर दी जाए तो लास्ट में हमारा क्या पहुंचा, नोबेल गैस। ये हर कोई जानता है कि लास्ट में हमारा कौन सा गैस पहुंचा, नोबेल गैस। इट इज अ क्लोज बैलेंस सेल, इज अ NH2 NP6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन NP6 हो सकता है। तो भाई नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, NH2 NP6 हो गया। ऑल दी ऑर्बिटल इन दी बैलेंस सेल
ऑफ द नोबल गैस। और जितने भी हमारे फुल फील्ड होंगे, जितने भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मैंने क्या बोल दिया भाई भाई जो हमारा पी ब्लॉट होता है, ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और ज्योति रक्षा है कि नहीं? हाँ, ये बात तो हमें समझ में आ जाए, रक्षा तो है ही, मुझे दिख भी रहा है। हाँ, रक्षा है। अरे भैया रक्षा तो है, मैं तो बोल ही रहा हूँ रक्षा है यार, लेकिन मिनिमम कितना रखता है? NP3 रखता है। लेकिन भैया NP6 जितने भी हमारे पी ब्लॉट में आएंगे वो टॉन टिकता रहेगा, नोबेल गैस NG लिख दे रहा हूँ, जितने भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा टॉन रहेंगे, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा फुल फील्ड रहता है। मैंने क्या बोल दिया भैया कि नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा फुल फील्ड रहता है, कभी उनका कम नहीं रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नोटिस किया करो ये बात, ठीक है? हाँ, ये बात तो अब समझ में आ गया। बोला नोबेल जैसा कंप्लीटली फील्ड, तो देखो वही चीज लिखा है। अब नोबेल जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कंप्लीटली फील्ड रहेगा। क्या मैंने बोल दिया? नोबेल जैसी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कंप्लीटली फील्ड होगी बाय द इलेक्ट्रॉन। भाई कौन भरेगा रूम में? कौन यहाँ पे भरेगा रूम में? क्या हम लोग भरेंगे? नहीं, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? इलेक्ट्रॉन की ही बात की जा रही है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्या हो जाए भाई? हाँ, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर द स्टेबल ऑफ द अरेंजमेंट बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है कि स्टेबिलिटी बताना कि भाई किस तरह इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हुए, कहाँ पे रिमूव हुए, इस तरह बताना थोड़ी बहुत मुश्किल हो रहा है। बोला है नोबेल गैस 10 एक्सिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। देखो भैया एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब जब हमने यस ब्लॉट वहां पे क्या पढ़ा? रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन नोबेल गैस की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कि कम होती है? कम होती है। बहुत कम होती है कि बहुत ज्यादा होती है? बहुत ही कम होती है नोबेल गैस की रिएक्टिविटी। Presiding the Nobel gas family are the two chemical important group of the they are non-metal। बोल रहे हैं, बोल क्या रहा है? अब उससे आगे बढ़िए, प्रिसाइड करिए नोबेल गैस से आगे बढ़िए। नोबेल गैस प्रिसाइडिंग दी नोबेल गैस फैमिली आर दी टू केमिकल इंपॉर्टेंट, दो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक नॉन मेटल जो पी ब्लॉक में होते हैं सबसे ज्यादा कौन होते हैं? मेटल की नॉन मेटल होते हैं भाई। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा नॉन मेटल पाए जाते हैं। दे आर दी हैलोजन। अब बोल रहे हैं, अब बोल क्या रहे हैं भैया? देख लो, जो कि वो कौन से होते हैं? हैलोजन होते हैं। जो कि हैलोजन होते हैं क्या मेटल होते हैं भाई? आज से तुमने समझ में आ जाए। दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल होते हैं, जो कि एक हैलोजन होते हैं, जो कि एक कैल्टलोजन। जो कि कैल्टलोजन का नाम क्या होता है भैया? ऑक्सीजन फैमिली। और एक हमारा हैलोजन फैमिली, जो कि ये कैसे होते हैं? नॉन मेटल की मेटल। भाई इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। जो कि हैलोजन और कैल्टलोजन जो कि ग्रुप नंबर 16 भाई कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, हाँ होते हैं। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन, हाँ होते हैं। जो कि ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। दे आर टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब दो ग्रुप की बात कर दी जाए, कितने ग्रुप की बात कर दी जाए? देयर आर टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट। दो ग्रुप मतलब दो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। एंड रियडली एड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत कम चांस, रियडली मतलब भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, मतलब सॉरी लेना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मतलब ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, नोबेल जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है? NP6 होता है, जो चीज क्या होता है? स्टेबल होता है, जो चीज क्या होता है? फुल फील्ड होता है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है सर। अच्छा, वो क्या बोला है? दो ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होते हैं। दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ये तुम्हें कुछ अंदाजा लगा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा।
चलो यहाँ से नहीं लगा, तुम्हें यहाँ से ही तो अंदाजा लग जाना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात कर रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात कर रहा है। रियडली ऐड 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब भैया ऐसे ऐसे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, 100 नंबर की बात बोलने जा रहा हूँ। 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब नोबेल गैस के पहले वाला ग्रुप हो जा उसे 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब बात कर दीजिए हैलोजन के बाद क्या आता है नोबेल गैस। अगर हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Np5। अरे यार जो जाओ मुझे समझाना पड़ेगा, देखो यार मुझे समझाना पड़ेगा, अब यहाँ समझाने बहुत ज़्यादा चला जाए। जो 15 हो रहा मतलब 15वें वाले ग्रुप पे हो रहा भाई, 15वें वाले ग्रुप की बात कर दी जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np5 होता है। हाँ सर Np5 हो रहा है। वो क्या बोल रहा है NCERT बोल रही है 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसे मिल जाए, क्या मैंने बोल दिया भाई, तुम्हें नहीं समझ में आया? नहीं सर मुझे तो एकदम नहीं समझ में आ रहा है। बोला है भाई ये तो 5 है, हाँ 5 है, अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा फुल फील्ड। और फुल फील्ड मैंने क्या बोला बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो सर? मुझे तो केमिस्ट्री आने के लिए। भाई तुम पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री आने के लिए ना, तो तुम स्टेबिलिटी चाहते हो ना, तुम डॉक्टर बनोगे ना, पढ़ते यही पढ़ते तुम आगे जाते डॉक्टर बनोगे। हाँ इसीलिए तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हाँ इसीलिए पढ़ रहे हैं। उसी तरह हर वो ऑर्बिटल हर वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि अगर इसे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बोल क्या रहा हूं, इसे ये 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बना देगा Np6। और जो कि Np6 कैसे होते हैं फुल फील्ड होते हैं, क्या मैंने बोल दिया, ये फुल फील्ड होते हैं। और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। और ये जो Np6 होते हैं भैया, Np6 होते हैं, क्या ये नोबेल गैस होते हैं? हाँ सर नोबेल गैस होते हैं, तो हम इसे Ng लिख सकते हैं। हाँ सर Ng लिख सकते हो आप, Ng लिख सकते हो आप, Ng लिख सकते हो। तो क्या ये NH2 और Np5 मतलब ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कौन से ग्रुप की बात कर रहा है भाई? हैलोजन की बात कर रहा है कि नहीं? हाँ हैलोजन की ही बात कर रहा है। हैलोजन तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? नोबेल गैस में पहुंच जाएगा। और नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। हाँ तो यही NCERT बोल रही है भैया, हर वो ग्रुप बोल रहा है या तो 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ले और वो क्या अचीव कर ले, स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। हर वो इंसान, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? स्टेबिलिटी के लिए। क्यों? तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होने के लिए तभी तुम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तभी तुम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हो। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात NCERT ले चाहिए, और यही बात मैं तुम्हें लो तो बढ़िया समझा दिया। हाँ सर आप तो एकदम बढ़िया समझा दिए, कोई नहीं यार, हर वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा हर एक चीज़। बोला दी नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज एज वेल एज। नॉन मेटल कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं क्या बढ़ेगा कि घटेगा? बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आओगे तो नॉन मेटल कैरेक्टर घटेगा, मतलब क्या बोल, अरे यार तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है कि घटता है? सर ऊपर से नीचे जब मेटेलिक कैरेक्टर आते हो बढ़ता है भाई, जाहिर सी बात है। तुम अभी यहाँ पे क्या पढ़े, जब हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हरा वाला टॉप टू बॉटम है ना, हाँ तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा? तुमने लिखा है सर यहाँ पे जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, यहाँ पे तुमने क्या लिखा यार, तुम्हें मैं फिर से बताऊं, जो यहाँ पे आए हो तुमने लिखा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा कि नहीं? जब ऊपर से नीचे आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यह नियम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर
कैरेक्टर क्या बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तब बढ़ रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? तब तो घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्स होता है नॉन मेटेलिक से, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भैया बढ़ रहे हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं भैया, क्या मैंने बोल दिया? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और मेटेलिक कैरेक्टर घट रहे हैं। हाँ, अब समझ में आ गया, मुझे एकदम हर एक चीज फील हो गया। बोल क्या रहा? दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोल क्या रहा भैया? दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोला, दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे लिख लो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, मेटेलिक कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो भाई कुल मिला के मैं यहीं पे एक सीधा फंडा ले दिया हूँ, मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यही तुम फंडा याद रख लो तो ये बात तुम्हारा क्लियर हो जा। मतलब लेफ्ट टू राइट जो रहेगा वो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तब कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, ये बात तो अब समझ में आ गया। अब बोला डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोलते हैं, जो कि दी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। मतलब बोल क्या रहा है, ग्रुप नंबर 3 से ले लिया जाए और ग्रुप नंबर 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच में होते हैं। भाई डी ब्लॉक कहाँ है? यस ब्लॉक इस साइड है हमारे लेफ्ट साइड, और पी ब्लॉक हमारी राइट साइड। तो बी ब्लॉक कहाँ है? डी ब्लॉक कहाँ है? बीच में ही तो है। अरे सर आप मुझे दिखाइए। अरे यार जो जो मैं दिखा रहा हूँ, देखो पी ब्लॉक कहाँ है? पी ब्लॉक तो ये है, पी ब्लॉक साहब, पी ब्लॉक तो भैया ये है हमारा, जो ये है हमारा कौन सा ग्रुप है? पी ब्लॉक कौन सा है यार? पी ब्लॉक तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये पी ब्लॉक है, ये यस ब्लॉक है, और बीच में मेरा फंसा हुआ कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक यहाँ है। तो भैया हम बोल सकते हैं ये सेंटर में है कि नहीं डी ब्लॉक? हाँ सर सेंटर में तो है, मुझे दिख रहा है, अब मुझे दिख गया। ठीक है, और यह ब्लॉक यहाँ है, देख लो नीचे है, यह ब्लॉक ये है, यह ब्लॉक ये है। नहीं तुम बोलोगे सर यह ब्लॉक ये जो कि मैन मेड बनाया गया है। ठीक है, हाँ अब मुझे चलो आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है? These are the characteristics by the fill in inner d orbital by electron and therefore referred as the d block element। जो बोल रहा है, जो d block के एलिमेंट होते हैं वो फिल किए जाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और जो कि इनर डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नोट कर दो, बढ़िया से नोट कर दो यार, ये एकदम रट लो दिमाग में। ठीक है, और भाई सुनो, डी ब्लॉक में सभी मेटल होते हैं एक्सेप्ट। अच्छा मैं यहीं पे पूछ लूं भैया, पूछ लूं? हाँ सर आप पूछ लीजिए। मेटल में, अरे यार क्या मजाक हो गया यार, इतना बढ़िया मतलब कुछ भी, चलो तो ही नहीं पूछते हैं। मेटल क्यों लिखा हूँ? मेटल ही क्यों लिखूं? लिक्विड मेटल का नाम बताया जाए, मर्करी लिक्विड मेटल होता है, जो कि Hg होता है। क्या होती है यूनिट? Hg होती है, रिप्रेजेंटेशन Hg होता है। ये हमारा लिक्विड मेटल होता है। क्या भैया मैंने क्या बोल दिया भाई साहब? लिक्विड मेटल होता है। लिक्विड मेटल कौन सा होता है? मर्करी होता है। तो भैया और बाकी जितने भी डी ब्लॉक में सब सॉलिड हैं, ना कि लिक्विड है, सब सॉलिड हैं, और इनका कोई ना कोई फ्लेम कलर होता है। इन सारे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कोई ना कोई फ्लेम देते हैं।
बोल रहे हैं स्टेबिलिटी, वेरिएबल, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। और इम्पॉर्टेंट बात है डी ब्लॉक का, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्या मैंने बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं। अगर +2 है, 1 मिनट रुक जाओ यार, चलो ठीक है, रख दिया हूँ, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा डी ब्लॉक का वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर होता है डी ब्लॉक का। सबसे 3 बात इंपॉर्टेंट बताओ, इसमें मेटल पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं, जो कि इनके फ्लेम होते हैं। फ्लेम मतलब तुम्हें मालूम पड़ेगा, ये डी ब्लॉक कलर शो करते हैं, कलर शो करते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। मतलब किसी का +2 है, किसी का +5 है, किसी का +6, मतलब वही मेटल अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ठीक है। वही ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि ये पैरामैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लो भाई, लिख लो यार वहीं पे, कि भैया जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई मुझे, एकदम बढ़िया से आ रही। दे आर यूज एज कैटालिस्ट, और ये किस रूप में यूज होते हैं? कैटालिस्ट के रूप में यूज होते हैं कि नहीं? दे आर यूज एज कैटालिस्ट। अब देखो, जेडन मतलब जिंक, कैडमियम और मर्करी, कैडमियम और मर्करी, जिंक, कैडमियम और मर्करी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 D⁻10, मतलब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जिंक भी लास्ट है, लास्ट मतलब डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें डी का इलेक्ट्रॉन 10 होता है, मतलब डी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फुल फील्ड होता है। जिंक में भी D⁻10, कैडमियम में भी D⁻10, मर्करी में भी D⁻10, और ये नहीं सो सकते हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये 3 ऐसे मेटल होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो सकते हैं, डू नॉट शो मोस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अच्छा सर, तुम्हारे दिमाग में आया ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? कुछ तो रीजन होगा। हाँ मैं बताता हूँ मैं क्यों हूँ। अच्छा सर बताइए। ये इसलिए नहीं सोच सकते, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, नहीं समझ में आया? नहीं आया, मुझे बताइए फिर से। हाँ मैं बता रहा हूँ, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया, मैंने क्या बोल दिया, जो तुम लोग तो नहीं समझ में आया। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी की जो पावर होती है 10 होती है, और D⁻10 मतलब तुम यहाँ पे क्या समझ में आया, ये फुल फील्ड होते हैं, और फुल फील्ड होते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं इंक्लूड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या समझो, जिनका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं, डू नॉट कंप्लीट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड ना हो, मतलब तुच्छ न तुच्छ इलेक्ट्रॉन बचे हों, जिनके कमरे में तुच्छ न तुच्छ जगह बचे हों। तो अब ये बताओ इस 3D10, अब D10 तो भैया इसके पास भर दिया, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ले जा, इसके पास जगह ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहे, बोले भाई मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, आए जा, बोले जा भैया मेरा घर पहले से ही भरा है, तुम क्यों आओगे, मैं नहीं रख पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो बोले जा भैया ऐसा है कि मेरा पूरा पहले से ही घर फुल है, मैं नहीं रख पाऊंगा तुम्हें। तो भैया ट्रांजिशन मेटल वो होता है जिसके पास जगह हो, जिसके पास इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। लेकिन जो जिंक होता है, जो कैडमियम होता है, जो मर्करी होता है, इनका ऑर्बिट एकदम कंप्लीट हो जाता है। इनका जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये कोई इलेक्ट्रॉन तो कैरी नहीं कर सकते। दैट वाई ये ट्रांजिशन मेटल में नहीं इंक्लूड होते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए, आ गई, ठीक है। इन अ वे ऑफ द मेटल फॉर्म अ ब्रिज
अब ये बोला है ये सारे जितने भी मेटल हैं ये ब्रिज बनाते हैं किसके बीच में, केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ द यस ब्लॉट एलिमेंट लेस एक्टिव मेटल ऑफ द ग्रुप 13 एंड 14 दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कोई बड़ी बात नहीं है, है है। अब देखो यह ब्लॉट एलिमेंट आता है, यह ब्लॉट एलिमेंट। अब यह ब्लॉट एलिमेंट जो थी इनर ट्रांजिशन, भैया ट्रांजिशन के भी अंदर आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए नाम दिया गया। दी टू रो ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। भाई तुमने कहाँ पढ़ा, तुमने कहाँ पढ़ा, तुमने यही तो पढ़ा, तुमने यही तो बोला, यही तो होता है हमारा। क्या होता है भाई, जो दो रे है ये यही तो बोला है, दो रे, दो जो ऑर्बिटल है मतलब दो जो रो है ये तो भाई पीरियड है ना, ये दोनों पीरियड है, दो पीरियड तो ही किसमें रखा गया है, यह प्लॉट एलिमेंट जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया। भाई देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट जो जो चीज देख रहे हो ये हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल है, उससे लास्ट में रखा गया, लास्ट में रखा गया। और जो चीज कहाँ से निकाला गया, यहाँ से निकाला गया इन दोनों ध्रुव को, और जो चीज नाम दे दिया गया यह ब्लॉट एलिमेंट ये है। हाँ समझ में आ गया, हाँ सर अब तो समझ में आ गया। अब चलो क्या होता है, अब समझ लो अब क्या होता है। बोला है ज्योति लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब क्या लिखा है सर, Z इक्वल टू 103, Z इक्वल टू 71। बेटा डी एन ए ब्लॉक पढ़ोगे तब बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। बस उसमें तुम इतना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो, और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट हेंस स्टार्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब इसके पास 2 सीरीज हैं जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल के अंदर। ट्रांजिशन मेटल मतलब ये भैया डी 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 ऑर्बिटल है कि नहीं, और डी ऑर्बिटल तो तुम क्या बोलते हो ट्रांजिशन, और जब इसके अंदर से निकाला जाए तो ट्रांजिशन के अंदर से निकाला जाए, इसलिए बोला जाए इनर ट्रांजिशन मेटल। ये तो ट्रांजिशन मेटल है, जब इसके अंदर से निकाले गए तो इनर ट्रांजिशन मेटल, और इस इनर ट्रांजिशन मेटल का नाम दे दिया गया ये ब्लॉट एलिमेंट। हाँ ये बात तो समझ में आ ही गई। अब उसके बाद बोला है देयर आर ऑल मेटल, इसमें भैया ऑल मेटल आते हैं जो कि मैन मेड होते हैं कि नेचुरली बनाए गए हैं। भाई मैन मेड होते हैं। और सुनो इसमें इन दी जो बोला है विद इन ईच दी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर क्वाइट स्मॉलर, जो कि इनकी प्रॉपर्टी बहुत स्मॉलर होती है। और केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एटिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, बोला एटिनॉइड जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है देन लेंथनॉइड। लेंथनॉइड क्या होता है भाई, ये वाला जो ग्रुप होता है लेंथनॉइड होता है, जैसे 4F जो ग्रुप होता है इसे लेंथनॉइड बोलते हैं, और जो ये होता है एटिनॉइड होता है। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ गया। अब उसके बाद बोला है लेंथ ड्यू टू क्यों होता है कॉम्प्लिकेटेड, ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई जो इन लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें लार्ज नंबर डिफरेंस होता है पॉसिबल ऑफ दी एटिनॉइड एलिमेंट। एटिनॉइड एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, भैया जो एटिनॉइड एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। सर ये क्या हो जाए आपका चेहरा तो ही नहीं भाई, अब मेरा चेहरा नहीं रहेगा थोड़ी देर। ठीक है, एटिनॉइड जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव, लाइट चली जाए भाई सब क्या मजाक। एटिनॉइड एलिमेंट हैज बीन मेड इन ओनली इन नैनोग्राम। जो एटिनॉइड एलिमेंट होते हैं वो किसमें मेजर किए जाते हैं, नैनोग्राम में, और इवन लेस बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द केमिस्ट्री इज नॉट फुल्ली स्टडी। और इसके बारे में अभी केमिस्ट्री पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जाए, इसलिए रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका दूसरा नाम दे दिया गया है ट्रांस और यूरेनियम मतलब यूरेनियम एलिमेंट से नाम रखा गया है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। बोला द एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, मतलब यूरेनियम के बाद वाला जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें नाम दे दिया गया है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ जा। अब मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड आते हैं भाई, इसे कौन नहीं समझ में आया, मैं तो वहीं बता दिया वहीं पे जितने दे। तो ESPDF मालूम पड़ गया, हाँ ये तो मालूम पड़ गया।
बोला सो अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो द एलिमेंट कैन डिवाइडेड बी मेटल एंड नॉन मेटल, जो एलिमेंट है वो डिवाइड हुए थे बेस पे मेटल और नॉन मेटल के केस में। मैंने पहले बताया था, हाँ सर आपने तो पहले ही बता दिया है कि जो एलिमेंट है वो क्लासीफाई हुआ है मेटल और नॉन मेटल के बेस पे। मेटल कंप्राइज, मेटल कितना परसेंट होता है, मोर देन 78%। सर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो ही नहीं, तो ही नहीं, अब दिखेगा, ठीक है। मेटल कितने परसेंट है, 78%। नोन आल्सो नोन एज पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में भैया मेटल कितने परसेंट है, 78%। और अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मतलब क्या बोले, एल्टली मेटल में दिखे जाते हैं। मेटल आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ दी, भाई एक्सेप्शन है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्करी इज एन एक्सेप्शन। जब तुम इसे रूम टेम्परेचर में लाओ जब मर्करी, तो ये हमारा जो ये मर्करी होता है सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। और गैलियम जो होता है, गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्या सब बहुत ज़्यादा होती है, नहीं साहब बहुत कम होती है। 303 केल्विन जो होता है गैलियम का होता है, और सीजियम का जो होता है 302 एलिमेंट होता है। क्यों क्यों इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है भैया, तुम सभी जानते हो, सोलर पैनल में सीजियम तो लगाते हो, हाँ सर हम लगाते हैं। तो सीजियम में जब तुम इन्वर्टर चार्ज होता है, हाँ चार्ज होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं। हाँ वो मैं तो देखता हूँ, क्यों, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब एचम्यू मतलब समझते हो, सन रेज फोटोन पड़ते हैं जब पैनल पे, सोलर पैनल पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। क्यों सीजियम पे ही होते हैं, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है। मेटल यूजली हैव, मेटल अगर जनरली की बात कर ली जाए तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। दिख गया, हाँ सर आप तो दिख गए, अब लाइट आ रही मतलब, ठीक है हाँ सर। मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर। मेटल तो हर कोई जानता है जो कि अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दे आर मिलिएबल मतलब भैया इसे पीटो, ये मेटल हुए, अब इसे पीटो पीटो, भाई ये पटरी है इसे पीटो तो ये इस सीट फॉर्म में आ जाए, एक पतली सी सीट बन जाए, इस मेटल की एक पतली सी सीट बन जाए, उसे हम बोलते हैं मैलिएबल। तो बोला कैन बी फ्लैटेड, जब उसे पीटा जाए तो वो किस फॉर्म में बदल जाए, इस सीट के फॉर्म में बदल जाए। एंड डक्टाइल मतलब क्या समझते हो, अगर इस मेटल तो इतना खींच लिया जाए कि ये फॉर्म में वायर के फॉर्म में चला जाए, एक वायर के फॉर्म में पहुंच जाए, तो दैट इज नोन एज डक्टाइल। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप। अब नॉन मेटल कहाँ पे लोकेट किया गया है, पीरियोडिक टेबल से सबसे ऊपरी भागों में, इन फैक्ट इन हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटल इसे बोलो थी, इसे सर इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल रो। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंजिंग फ्रॉम द मेटेलिक ऑन द लेफ्ट। अब बोल रहे हैं कि जो हमारी एलिमेंट की मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, नहीं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बोल रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बोल रहे हैं चेंज फ्रॉम द मेटेलिक ऑन द लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉलिड, भैया नॉन मेटल हर कोई जानता है, नॉन मेटल कौन होते हैं, लकड़ी होते हैं, हाँ लकड़ी तुम जानते हो। अच्छा इनऑर्गेनिक में बात कर ली जाए तो जितने हमारे पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे, वो जितने भी नहीं मतलब ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाते हैं, गैसियस फॉर्म में। जो कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, भाई इंपॉर्टेंट बात है, जो नॉन मेटल होती है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत कम होती है। बोरान एंड कार्बन आर एक्सेप्शन, बोरान और कार्बन एक एक्सेप्शन होता है। क्यों
क्यों बोरान और कार्बन की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है? भाई बोरान सबसे किस ग्रुप में है? थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप भाई, बोरान थर्ड ग्रुप, हाँ। कार्बन फोर्थ ग्रुप, हाँ। पहला एलिमेंट है, हाँ पहला एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। देयर आर दी पुअर कंडक्टर नॉन मेटल, तो हर कोई जानता है भाई कंडक्टर अच्छे चलते हैं, नहीं नॉन मेटल तभी कंडक्ट नहीं चलते। इलेक्ट्रिसिटी और हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल तभी कंडक्ट नहीं चलते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर दी ब्रिटल, ब्रिटल भैया बहुत मजबूत होते हैं। ब्रिटल मतलब समझते हो? ब्रिटल मतलब क्या समझ हो? कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, सख्त होते हैं। एंड नाइदर, नाइदर मैलिएबल और नॉट डक्टाइल। भाई इसे इस ये दे दो नॉन मेटल है, पटरी नॉन मेटल है, ठीक है। हाँ अब नॉन मेटल है, अब इसे मैं खींच रहा हूँ, क्या ये बड़ा हो गया? नहीं बड़ा हुआ, तो मतलब नॉट डक्टाइल। क्या मैं इसे मारूंगा ये पतला हो जाएगा? नहीं पतला हो जा, नॉट मिलिएबल, ठीक है। द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी डू डाउन ऑफ द ध्रुव। मतलब जब हम ध्रुव की बात कर दी जाए, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। क्या बोला है? जब एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तब, जब हम ऊपर से एज वी डो डाउन, मतलब एज वी डो डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मूव करें तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब हम किस तरफ जाएं, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो एकदम साफ साफ बोला है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप टू top to bottom, left to right, and the periodic table, the change of the metallic and non metallic character। बोला है जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है ये किस तरह मूव करते हैं? बाय दी थेट ऑफ द जिगजैग लाइन मोशन, जिगजैग लाइन मोशन की तरफ मूव करते हैं। द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलेरियम। भाई इंपॉर्टेंट बात है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी का वो बताओ फार्मूला, रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला। यस बी होता है। टेलोरियम ब्रॉडेन दिस लाइन रनिंग डायगोनली अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल। और ये इतने एलिमेंट जो होते हैं वो डायगोनली दौड़ते हैं। भाई मतलब तुम समझ रहे हो? अच्छा जब तू ऐसे दौड़ा तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ऐसे दौड़ा वर्टिकल हुआ। जब ऐसे दौड़ा मतलब यार तुम्हारा एक रूम है, हाँ, जब तुम ये चीज आता है, ये चीज मतलब क्या समझ रहे हो? ये डायगोनल मान लो ये एक समझ लो ये हाउस है। अब इसके बीच में ऐसे ऐसे जाएगा तो ये डायगोनल हुए कि नहीं? हाँ सर डायगोनल, सर ये तो डायामीटर हुआ। भाई यार डायामीटर हुए मान लो। अब देखो ये जैसे ये रेक्टेंगुलर मानो, जब ये ऐसे आए इस साइड से तो ये डायगोनल बनाते हैं। तो ये किस तरह, ये इतने एलिमेंट किस तरह दौड़ते हैं अपने पीरियड में? डायगोनल की तरह मूव करते हैं। सच प्रॉपर्टी दैट आर कैरेक्टर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कार्ड सेमी मेटल, या तुम क्या बोल सकते हो मेटलॉइड, क्या बोल सकते हो मेटिलियोइड। ठीक है पूरा चैप्टर ही है भाई ये चैप्टर, इसमें कोई नहीं। अब उसके बाद कितना पेज बचा यार? ज़्यादा तो नहीं बचना चाहिए सर, बहुत है। आप तो गर्मी लग जाएगी भाई। मैं भी देख लेता हूँ हाँ कितना पेज है। 22 पेज, 22 पेज भाई। एक लेक्चर और लेगा श्योर, श्योर है कि मैं कितने पेज पे पहुंचा हूँ पहले मैं देखूं। यहीं पे पहुंचा हूँ ना, 12, 10 पेज और बचे हैं। हाँ एक और लेगा। देयर आर द मीनिंग ऑब्जर्वेबल पैटर्न इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑन डिसेंडिंग विथ मोर अक्रॉस इन अ पीरियड। अरे यार क्या हो जा रहा है? कोई नहीं, देखो चाहे 2 लेक्चर ले चाहे 3 लेक्चर ले, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तुम लोग तो समझाना यार, भराना नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल विथ इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड टू अ हाई इन द फर्स्ट ग्रुप मेटल, लोअर इन एलिमेंट। बोला है भैया रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी?
पहले ध्रुव थी, और पहले ध्रुव का नाम क्या होता है? एल्कली मेटल। भाई इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे तुम एक चीज लिख लो कि जो रिएक्टिविटी होती है वो ध्रुव फर्स्ट चीज सबसे ज्यादा होती है, जो चीज लिख लो एल्कली मेटल। लोड नहीं बता पाए कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। भाई मेरे बच्चों, अब पढ़ने के बाद याद होना चाहिए, ध्रुव फर्स्ट की रिएक्टिविटी मतलब एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जो तो एनसीईआरटी लिखी है, मैं तुम्हें हर एक चीज मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, सब तुम्हें एनसीईआरटी बता रही है। और मिडिल ऑफ द टेबल मतलब रिएक्टिविटी आज से भूलना नहीं, सबसे ज्यादा किसकी होती है बाई ध्रुव फर्स्ट एंड इंक्रीज टू अ मैक्सिमम इन ध्रुव 17। और कहाँ बढ़ती है ध्रुव 17, जो कि एक नॉन मेटल होता है, लाइक वाइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेटल। ठीक है। अब उसके बाद ट्रेंड है यार। ठीक है, अब देखो से अल्कलाइन मेटल रिप्रेजेंटेटिव मेटल कौन कौन से थे? पी ब्लॉट और एस ब्लॉट। रिएक्टिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग द ध्रुव, मतलब बोल रहे हैं जब हम ध्रुव में मूव करें, ध्रुव में मूव करें तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ध्रुव में मतलब भैया पीरियड ऐसे होता है, पीरियड ऐसे होता है, हाँ ध्रुव ऐसे होता है, मतलब क्या बोल दिया ये तो इतना भावनाओं में बोल देता है बात। ध्रुव क्या मतलब तुम समझो। अब बच्चे बोलेंगे सर ये ध्रुव क्या बोल दिया, ध्रुव क्या बोल दिया, मैं बताता हूँ। ध्रुव किसे बोलोगे? ऊपर से नीचे थी, दाएं से बाएं? सर ऊपर से नीचे बोलोगे। तो भैया इसने बोल दिया कि जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ जब मूव करोगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सर एनसीईआरटी बहुत बहुत मतलब तैसे तैसे लिख देती हम समझ ही नहीं पाते थे, तो यही एनसीईआरटी है विथ इन अ नॉन मेटल। और इसीलिए हम लोग तो भेजा गया है कि भाई बच्चों तो हर एक एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आए। देखो नॉन मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ध्रुव। भैया रिएक्टिविटी क्या बोल दिया? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती तब जब हम डाउन द ध्रुव मूव करें। बट वाई डू प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट फॉलो दिस ट्रेंड? अब बोल रहा है, बोल क्या रहा है? देखो एक तरफ बोला है रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी जब हम मूव करें, मूविंग डाउन द ध्रुव, मतलब जब हम ध्रुव में नीचे की तरफ मूव करें तो हमारा रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। वेर एज विथ इन अ ध्रुव बोला है, वेर एज विथ इन अ ध्रुव ऑफ नॉन मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ध्रुव। अब देखो बोला जब तुम मेटल के केस में बात किए, जब रिएक्टिविटी ऊपर से लेके नीचे की तरफ आओगे, मतलब मेटल के केस में रिएक्टिविटी जब ऊपर से लेके नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या बोलती है भाई? नॉन मेटल जैसे कि हैलोजन की बात करती है, जब तुम वहीं ऊपर से लेके नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी घटेगी। देखो इतना भयंकर बात बोल दिया ना, हर इंसान ये नहीं समझ पाता यार रिएक्टिविटी क्या बोल दी, मतलब इतनी बड़ी बात बोल दिया। देख लो क्या मतलब, यही होती है एनसीईआरटी, और यही पढ़ने का तुम्हें एक एक चीज कंफ्यूजन यही सब पालता है, और यही तुम्हें नीट में जाने से रोकता है। ठीक है, जो पढ़ लेगा, जो यही चीज समझ लेगा, उसे कोई नहीं रोक पाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एटम वी शैल डिस्कस ऑन द पीरियोडिक ट्रेंड इन अ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बाय द इतना छोड़ो, तो ही नहीं मतलब ट्रेंड इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी बोला इन दी न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट सच एट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ द एटमाइजेशन, ये सारी चीज। सो पीरियोडिक वेरिएशन इतना। अब एटॉमिक रेडियस आता है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, देखो एटॉमिक रेडियस हाँ atomic, can you very well imagine finding the size of an atom lot more complicated than measuring the radius of ball? ठीक है, do you know फर्स्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एन एटम? इतना तुम्हें मालूम है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ जब हम मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगी। कोई शक नहीं सर, इतना तो हमें कभी भी शक नहीं हुआ। और साइज इंक्रीज की तो उसकी रेडियस
इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, कोई शक नहीं, रेडियस भी इंक्रीज होगा, मुझे कोई शक नहीं। अब बोला है, अब बोला इतना छोड़ो, इतना छोड़ो, अब यहाँ पे आओ पढ़ते हैं। अब इतना छोड़ो, अब बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, पार्शियली वे हैव टू साइज ऑफ द इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर, हाउएवर एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एटम आर कंबाइंड स्टेट। बोल क्या रहा है कि भैया एटॉमिक एटॉमिक रेडियस किसे बोलोगे, एटॉमिक रेडियस तुम किसे बोलोगे, मैं बताऊंगा एटॉमिक रेडियस तुम किसे बोलोगे। ये हो गया मेरा न्यूक्लियर, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर, ये हो गया हमारा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। अच्छा ये मालूम हो गया, चलो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 तुम्हें मालूम पड़ गया, हाँ तुम्हें तो मालूम पड़ेगा। सर एक तक थोड़ी और बताइए, बोला है जब तुम न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, आउटर मोस्ट शेल हुआ कि नहीं, हाँ आउटर मोस्ट शेल हुआ, और इसी के बीच की दूरी तो ही क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इसी को बोलोगे, मतलब हमारे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। तो यही एनसीईआरटी बोलना चाहती है कि क्या नाम है, एटॉमिक साइज can be made by knowing the distance between atom in the combined state। बोला है कि डिस्टेंस तो किस तरह तुम मेजर सकते हो कि भैया जो एटॉमिक साइड मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरियां जो होंगी वही एटॉमिक साइज बोलते हैं। भाई आवाज आ रही है तुम्हें, कोई नहीं, तुम्हें ध्यान क्या देना है, पढ़ाई देना है। बोले साइज ऑफ एटम आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट, देयर इज अ measure of the distance between two atoms where are the bounded single bond in a covalent molecule, और that is known as the covalent radius। अब covalent radius का मतलब क्या समझते हो भाई, देखो देखो कोई समझे ना समझे लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें और कहीं नहीं ध्यान है, ठीक है, तुम्हें कहीं ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब देखो ए ले लो और बी ले लो, ए ले लो बी ले लो, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे भाई, अरे यार तुम्हें नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया। देखो एक के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जब कोई अपना मतलब मैं और मेरे से कोई बॉन्ड बनाएगा तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन भैया दूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी वाला अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब हमने शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाया तो वो कैसा बॉन्ड बनता है, तो वैलेंट बॉन्ड बनता है। तो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, जब एक बोला जब कोई दो एटम, बोला जब कोई दो एटम एक बाउंड करते हैं बाय द सिंगल बॉन्ड इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द कोवैलेंट रेडियस, और उस रेडियस तो क्या नाम दे दिया गया, कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। कोवैलेंट रेडियस द एलिमेंट sorry, the element can be calculated, for example of the chlorine molecules 198 picometer, half the distance 198 का हाफ कितना हो जाएगा 99 पिकोमीटर, ठीक है, ठीक है, टेकन बाय द एटॉमिक रेडियस ऑफ द क्लोरीन। अब इतना बता दिया। अब फॉर मेटल वी डिफाइन ऑफ द मेटेलिक रेडियस, मैं जो रेडियस होती है वो चार प्रकार की होती है, एक मेटेलिक होती है, एक कोवैलेंट होती है, एक मॉलिक्यूलर होती है, एक हमारा एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस जो होती है वो चार प्रकार की होती है, एक हमारा एटॉमिक रेडियस होती है, कोवैलेंट रेडियस होती है, मेटेलिक रेडियस होती है, और मेरा क्या होता है वंडरवॉल रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है। जो चीज सबसे कमजोर कौन सा होता है, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर व्हिच इज टेकन एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, भैया इंट्रा न्यूक्लियर नहीं बोला है, इंटर न्यूक्लियर सेपरेटेड बाय द मेटल ऑफ द क्रॉसेस इन द मेटेलिक कैरेक्टर द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट चॉपर एटम, मतलब एक बाजू में चॉपर ये है, एक बाजू में चॉपर ये है, जो कि सॉलिड चॉपर, जो कि डिस्टेंस कितना होता है 256 पिकोमीटर होता है, ठीक है।
एटॉमिक रेडियस क्या बोलते हैं, रेफर टू अ बोथ कोवैलेंट मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑफ द नॉन मेटल और मेटल। भैया एटॉमिक रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, मेटल और नॉन मेटल कौन सा कैसा है। और एटॉमिक रेडियस कहाँ पे मेजर किया जाता है, चैन भी उससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं भाई, एक्स रेज और स्टेटोस्कोपिक मेथड। भाई स्टेटोस्कोपिक मेथड मतलब समझ रहे हो, जब तुम डॉक्टर बनोगे आला लगाओगे, हाँ सर किसी का धड़कन नापना है, हाँ जब तुम्हारे सामने कोई पेशेंट हो जा तो जब उससे डील करोगे तो उसके सामने जब धड़कन में लाओगे, हार्ट बीट पे लाओगे, तो जब तुम्हें मालूम पड़ेगा 70 to 75 हर एक एवरेज का एटॉमिक हार्ट बीट एवरेज धड़कता है, जब सुनोगे तब इसी एटॉमिक रेडियस का ही काम है। एटॉमिक रेडियस से ही हम मेजर करते हैं बाई दी स्टेटोस्कोपिक मेथड। और एक्स रेज जब तुम अल्ट्रासाउंड जितनी भी चीज तुम बोलो जो ये करवा के लाओ, वो भाई तुम्हारा तब रौला ही रहेगा यार। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन इतना, ठीक है। एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। भाई दो टर्म में एक्सप्लेन किया गया है, न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज तब जब हम पीरियड में मूव करेंगे। पीरियड में मूव करने का मतलब भैया हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज होगा वो डिक्रीज करेगा। एंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इट इज अ बिकॉज विद इन अ पीरियड दी आउटर इलेक्ट्रॉन आर दी सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। भैया बोल क्या रहा है कि बोल क्या रहा है कि भैया जब तुम पीरियड में मूव करोगे तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा भाई 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिला, फिर हाइड्रोजन के बाद कितना मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम। क्या ज्यादा बढ़ोतरी हुआ, नहीं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल ही बदल रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लेकिन जब तुम एक ही पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे क्या कोई नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा नहीं तो क्या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही। बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तब जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो, तो मतलब लिख दे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तब इंक्रीज करेगा जब हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस within a family of the vertical column of the periodic table. The atomic radius increase gradually with atomic number as a isolated इतना, ठीक है। Alkali metal are halogen are descent group, the painful quantum number are increased, the valence shell are further from the nucleus। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग आयनिक रेडियस पे छोड़ेंगे अब आज आयनिक वाले छोड़ रहे हैं, ठीक है। बोला है द फैट ऑफ द रेडियस ऑफ द नोबेल गैस, द फैट ऑफ द रेडियस ऑफ नोबेल गैस कंपेयर्ड नॉट विद द कोवेलेंट रेडियस बट द वंडर वॉल रेडियस ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब सबसे कमजोर बस 100 बात ये बात बोला है कि भैया वंडर वॉल रेडियस सबसे कमजोर होता है और कोवेलेंट रेडियस मजबूत होता है, और सबसे ज्यादा मजबूत आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा मजबूत होता है, आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है, आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा मजबूत होता है और सबसे कमजोर वंडर वॉल होता है, ठीक है। तो बात के लिए अब इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे और भैया पढ़ते रहो देखते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो। और जैसा तुम्हें मतलब पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 भी आ जाए। मेरा मतलब क्या है, मेरा मकसद क्या है, पढ़ाना, भगाना नहीं है यार। भगाना होता तो मैं क्यों ना इतना बढ़िया लाइन पढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं मेन चीज़ पढ़ाता और हटा देता। भाई मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये होता है एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी ही रहने दो, मतलब एनसीईआरटी की ही तरह पढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। लास्ट